कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी खालरा। बाजार में लगातार दूसरे सत्र में तेजी है और आज की तेजी की खास बात यह है कि जहां से खुले वहां से बाजार ने अपनी मजबूती लगातार दिखाई है और इस वक्त दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहा है। 22,250 के ऊपर जाकर निफ्टी इस वक्त टिकने की कोशिश में है। 150 अंकों की शानदार तेजी है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर तेजी निफ्टी के मुकाबले थोड़ी कम है। 125 अंकों के आसपास की तेजी है। 0.25% की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। लेकिन अगर आप चढ़ने वाले शेयरों की फहरिस्त को देखेंगे तो मेटल शेयरों में आज अच्छी खरीदारी है। अडानी ग्रुप के शेयर चल रहे हैं। ऑटो में बढ़िया मोमेंटम है और इंडेक्स का दिग्गज रिलायंस भी 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है और इसी के चलते आपको निफ्टी की सेहत इतनी दमदार दिखेगी। तो बाजार में आगे हम क्या करने वाले हैं, अगले 1 घंटे में आपको हम बेहतरीन ट्रेड के मौके बताएंगे और अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। जो बजिंग स्टॉक से जो खबरों वाले शेयर हैं उन पर भी व्यू लेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि शो में आगे हम खास करने क्या वाले हैं। तो थोड़ी देर में यानी कि 2:35 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन ऑप्शन का एक बेहतरीन ट्रेड लेकर आएंगे। मार्केट एट 3 होगा 3 बजे। 3:05 पर डेली रूम का हाल लेंगे। खबर गर्म है, हमारा खास सेगमेंट आएगा। 3:15 पर BTST या फिर STBT के ट्रेड होंगे और इवेंट्स टू वॉच होंगे 3:20 पर। तो थोड़े थोड़े अंतराल पर पूरा का पूरा शो ये एक्शन पैक्ड है। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और हमारा वादा है कि आपके लिए एक से बढ़कर एक कमाई के हम ट्रेड लेकर आएंगे। लेकिन फटाफट ये भी देख लेते हैं कि बाजार के इस वक्त हाईलाइट्स क्या हैं। 5 बड़ी बातों से हम चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो लगातार दूसरे सत्र में तेजी है। निफ्टी है 22,250 के पास, निफ्टी बैंक है 47,850 के पास। 12 में से 10 शेयर मजबूत जरूर हैं लेकिन बड़ी तेजी वहां पर हो नहीं रही है। इसके चलते निफ्टी बैंक में तेजी आज सीमित है। IT, मेटल, ऑटो, एनर्जी ये तमाम पैक आज जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन खासतौर से डिफेंस में और रेलवे में अच्छी तेजी है। कोचिन शिपयार्ड 11% भागा है क्योंकि इनको यूरोपियन क्लाइंट से एक बड़ा ऑर्डर मिला है 500 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए के रेंज में। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि बाकी जो शिप बिल्डिंग वाली कंपनीज हैं वहां पर भी आज बढ़िया हमें उछाल देखने को मिल रहा है। गार्डन रीच शिप बिल्डर हो जाए या फिर बाकी स्टॉक्स, वहां पर अच्छी तेजी है। फार्मा और FMCG शेयर जो डिफेंसिव पैक है आज वहां पर हम थोड़ी थोड़ी कमजोरी देख रहे हैं। फार्मा में आप सिप्ला को देख लीजिए, ये कमजोर है। इसके अलावा अगर आप ल्यूपिन को देखेंगे, ग्लेनमार्क देखिए, वहां पर भी कमजोरी है। और अगर आप कंजम्पशन वाले स्टॉक्स को देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर हो गया, ITC हो गया, ये शेयर आज नेस्ले हो गया, ये शेयर कमजोरी के साथ कारोबार जरूर कर रहे हैं लेकिन कमजोरी सीमित है, ज्यादा नहीं है। 1% से कम की ही कमजोरी है। लेकिन अपने एक्सपर्ट को जोड़ने से पहले, आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लाने से पहले जरा एक बार ये समझ लेते हैं कि बाजार की सेहत कैसी है। डिब्बी FNO के जरा आंकड़े देखिए, बताइए। बेहतरीन सत्र हम कहेंगे आज की और आज उम्मीद ये बध रही है कि हम 22,200 के ऊपर की क्लोजिंग देखेंगे। 22,250 के आसपास की निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। क्या संकेत है और अगला घंटा जो होगा, अगले 1 घंटे का सत्र, क्या बाजार इस तेजी को टिकाकर रख पाएगा? ऐसे संकेत मिल रहे हैं। देखिए, 2-4 चीज़ें एक साथ हुई हैं मार्केट के अंदर। पहला, अगर आप सेक्टर या फिर मैं बोलूँगा स्टॉक्स के बंच को देखेंगे तो आज अडानी और अंबानी ग्रुप के दोनों शेयर्स चले हैं। अगर आप 10 बजे के बाद के अडानी ग्रुप के शेयर्स और करीब 12 बजे के बाद के अंबानी ग्रुप के शेयर्स को देखेंगे तो आपको काफ़ी स्ट्रेंथ दिखेगी। ये मैं कोई चुनाव से कनेक्शन नहीं जोड़ रहा बल्कि मैं लीडरशिप से कनेक्शन जोड़ रहा हूँ। ये 2 बड़े ग्रुप हैं जो मार्केट के अंदर आज आपको चलते हुए दिखे हैं। एक और ग्रुप भी है, वो है जिंदल। आप जिंदल ग्रुप की ज़्यादातर कंपनीज देखेंगे वहाँ पर भी आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। एक और ग्रुप भी है मार्केट के अंदर जो बहुत तेज़ी से अब ठीक कर रहा है अपनी कंपनीज को, वो है बिरला। अगर आप उसका वोडाफोन आइडिया को भी जोड़ लें तो आपको वो भी अच्छा दिखेगा। तो क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर जो लेगेसी बेस्ड बिजनेस वाली कंपनीज हैं उन सब के अंदर आज हमने वापस से, जैसे ये इत्तेफाक भी हो सकता है, आप इसको कनेक्ट करें ना करें आपका अपना मन है, लेकिन जैसे ही रोड शो हुआ बनारस के अंदर और नामांकन दाखिल किया गया, ठीक उसी समय आप देखें तो बाजार के अंदर धीरे धीरे करके एक अच्छी खासी बढ़त बनती हुई दिखी है। एक और चीज़ आज नोटिस हो रही है जो कल से जिसकी शुरुआत हो गई थी। कल बढ़ते हुए विक्स के अंदर बाजार चला, आज घटते हुए विक्स के अंदर भी बाजार चल रहा है। यानी कि बाजार अब विक्स को इग्नोर मार रहा है। आप बढ़ेंगे तब भी मैं थोड़ा सा चल दूंगा, आप गिरेंगे तो तब तो खैर मैं चलूंगा ही चलूंगा। और 25 का विक्स मेरे को लग रहा है मार्केट के अंदर डिस्काउंटेड है। मैंने बात सुबह भी बोली थी कि जब हमने 21,800 टेस्ट किया था उसी समय ही, कल ही हमने 25 के विक्स को डिस्काउंट कर दिया था। अब हम 25 के विक्स तक प्रूफ हैं
गिरने वाले से प्रूफ हो चुके हैं। एक और चीज़ जो मेरे को आज मार्केट के अंदर नोटिस हो रही है, हालांकि कॉल्स के प्रीमियम बहुत स्पीड से नहीं बढ़ रहे, बट पुट्स के प्रीमियम बहुत तेज़ी से शेड हो रहे हैं। बाजार के अंदर कुछ हो ना रहा हो, लेकिन मंदड़िए धीरे धीरे करके सिस्टम को या तो हेज कर रहे हैं या तो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। एक एक करके हमने 2 पॉइंट्स को अचीव किया। पहला पॉइंट्स मैं बता देता हूँ निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 दिन से 22,000 के ऊपर क्लोजिंग मिली। आज हम ऑलमोस्ट 50 दिन की एवरेज पे है। ये जो 236 है ना, यही 50 दिन की एवरेज है। और मैंने सुबह आपके सामने यही हमारे टारगेट डाले थे कि 236 235 से लेकर 250 तक के हमारे टारगेट हैं, जो फाइनली आज अचीव हुए 134 पॉइंट की इस बढ़त के साथ। यहाँ से बाजार अपनी ट्रैजेक्टरी को बदल सकता है। ये जो सेल एंड राइज वाला बाजार था ना, ये बाइंग ऑन डिप्स वाला हो सकता है, क्योंकि उस चीज़ को पालेगा जिस चीज़ को उसने आखिरकार खोया था। ये मैंने चार्ट के जरिए भी आपको कई बार नोटिस करवाया हुआ है। एक और चीज़, बैंक थोड़ा लेगार्ड है। ये गिरते समय तो फॉरवर्ड था, लेकिन पुल बैक में थोड़ा लेगार्ड है। इसकी कुछ प्रॉब्लम वो कंट्रीब्यूशन की चलती है। आप देखोगे, आप खुद ही बता रहे थे कि 12 में से 9 या 10 शेयर तेज हैं बैंक निफ्टी के, फिर भी बैंक निफ्टी के अंदर उतनी पावर नहीं है। वजह वही इसकी कंट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, यानी कि वेटेज की प्रॉब्लम है। ये एक्सेस और आईसीआईसीआई दोनों ने आज डिस्टर्ब किया। नहीं तो आज सरकारी बैंकों का बड़ा बैंक एसबीआई और निजी बैंक एचडीएफसी दोनों बढ़िया चले, लेकिन 2 निजी बैंक एक्सेस और आईसीआईसीआई ने पूरा मूड खराब कर रखा है। देखते हैं क्या होता है। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराऊं, अगर इंडिया विक्स आज इसी तरह से 20 के नीचे या 20 के आसपास बंद होता है, तो फिर एक सडन फॉल विक्स के अंदर भी आएगा, जो एक पुल बैक रैली को और ट्रिगर करेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप 22,500 तक भी ड्रैग करके ले जाओ निफ्टी को। तो देखते हैं अभी क्या होता है। मेहमान हमारा वेट कर रहे हैं, उनका जरा करते हैं स्वागत और उन्हीं से थोड़ा आइडिया लेते हैं क्या करना चाहिए। हमारे साथ फंडामेंटल बताने के लिए विवेक कारवा हैं, चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचित जैन है, रुचित टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स बहुत बढ़िया देखते हैं, इनकी कॉल्स काफ़ी अच्छी होती है ऑप्शन ट्रेड की। राजेश पालविया जी को तो मैं खैर वेट ही कर रहा था। वजह यूपीएल आपको पता ही है, 502 पे मैंने पता किया था, उन्होंने कहा नहीं रखो, ये तो बढ़िया दिन चलेगा। अगले दिन मैं 525 का रेट देख रहा था। राजेश सर, वो आपका यूपीएल बहुत बढ़िया चला। आज कोइंसिडेंटली प्रॉफिट बुकिंग है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपका यूपीएल काफ़ी अच्छा चला। और धोनी पटेल भी लगातार हमको बेहतरीन शेयर्स देते हैं, ऑप्शंस के जरिए भी उनसे हम काफ़ी ट्रेड लेते आए हैं। आप चारों मेहमानों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। बाजार थोड़ा क्रिटिकल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्शन पे है। यहाँ से जो 2 दिन की कमाई है वापस भी जा सकती है, नहीं तो अगले 2 दिन और बेहतर भी हो सकते हैं। ये इस जंक्शन पे आके खड़ा हुआ है। जरा एक काम करते हैं, रुचित से थोड़ा आइडिया लेते हैं कि मार्केट में इस समय कैसे कैलकुलेशन बिठानी चाहिए। रुचित भाई, एक 50 दिन की एवरेज जिसको हमने डैमेज किया था, फाइनली उसको हमने आज अचीव कर लिया। ये अचीवमेंट तक ही पुल बैक था या फिर पुल बैक एक्सटेंड करके 22,500 तक ले जाएं? वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, मार्केट्स में देखें तो पिछले कुछ दिनों में 1000 पॉइंट की करेक्शन हमने बिना कोई पुल बैक मूव के देखी। 22,800 से लेके ऑलमोस्ट 21,800 कल हमने टेस्ट किए। अब कल जो 21,800 का लो था, एक तो वहां पे 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, 100 दिन का ईएमए वहां पे प्लेस था, तो वहां पे एक हैमर पैटर्न जो टेक्निकल एनालिसिस में बुलिश पैटर्न होते हैं वो फॉर्मेशन हुआ। सेकेंडली, अगर आप डेरिवेटिव्स के डेटा देखेंगे तो ये जो 1000 पॉइंट का करेक्शन आया था, उसका मेन रीजन था एफआईएस की सेलिंग, जहां पे कैश मार्केट एज वेल एज इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग कर रहे थे। और इंडेक्स फ्यूचर्स में उनकी जो शॉर्ट पोजीशन थी वो 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट शॉर्ट्स के आसपास पहुंच गए थे। मतलब उनके जितने टोटल शॉर्ट्स पोजीशंस है उसमें से आप लॉन्ग्स को माइनस कर देंगे तो 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट शॉर्ट थे। हिस्टोरिकली देखिएगा तो जब भी ये 1,70,000 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट शॉर्ट्स उनके हो जाते हैं तो वो शॉर्ट हैवी पोजीशंस मानी जाती है और फिर वो शॉर्ट्स कवर होने को आते हैं। सो आई थिंक मार्केट्स ऑलरेडी करेक्ट होने के बाद ये सपोर्ट के आसपास से बाउंस बैक दे रहा है और इतनी शॉर्ट पोजीशंस है एफआईएस की, तो पॉसिबिलिटी है कि ये शॉर्ट कवरिंग हमें और मार्केट्स में मोमेंटम कंटिन्यू रहते हुए देखेगी। इमीडिएट रेजिस्टेंस हम, क्योंकि एक वोलेटाइल मार्केट्स में तो एक तरफा मूव नहीं रहेगा, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 22,270 के आसपास है और जहां पे 40 दिन का ईएमए और एग्जैक्टली आज का हाई देखेंगे तो 22,270 ही है। तो यहाँ से मे भी एक छोटा पुल बैक मार्केट देगा, लेकिन आई थिंक नो शॉर्ट टर्म का बॉटम बन चुका है कल के लो पे। जब तक अब 21,800 नहीं ब्रेक होता है तब तक बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए, जो भी इंट्राडे डिप्स आते हैं वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढे। ठीक है, ये इंडेक्स पर आपकी बिल्कुल पक्की वाली रणनीति आपकी बन गई है। अब चलिए ये जान लेते हैं कि आपके लिए
ट्रेड के मौके किन शेयरों में बन रहे हैं, लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। क्लोजिंग ट्रेड की शुरुआत राजेश जी आपसे करेंगे। बताइए सर, नमस्कार, बताइए आपके शेयर कौन से हैं, क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे, क्या क्या है आपके रडार पर। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला स्टॉक जो खरीदने के लिए है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों से एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी, लेकिन आज जिस तरीके से स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही सपोर्ट लेके वापस पुल बैक यहाँ पे बनाते हुए दिखा है। हमें लगता है ये स्टॉक ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है, अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे, और जिस तरीके से वीकली चार्ट में ऑलरेडी इसमें वीकली चार्ट पे प्रीवियस वीक में ही जो ब्रेकआउट बने थे उसको होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। आई एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ से स्टॉक के टारगेट 345 तक के, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 326 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना की सलाह देंगे वो है मेटल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है JSW स्टील, ये स्टॉक को फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में अगर हम देखें तो पूरा ही मेटल स्पेस एक अच्छा मोमेंटम आज दिखा रहा है, फेरस नॉन फेरस दोनों। तो JSW स्टील हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके मोमेंटम बनाया है अपवर्ड साइड में, और अब 20 डे मूविंग एवरेज को भी सरपास करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक अब ये वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन करते हुए दिखना चाहिए। और स्टॉक में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 900 रुपए तक के, स्टॉप लॉस होगा करीब 870 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें अशोक लीलैंड हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। जिस तरीके से स्टॉक अब वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन करने में कामयाब हुआ है, यहाँ पे अगर इसके ओवरऑल डेटा भी देखें, डेरिवेटिव डेटा भी यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे, जिस तरीके के लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे इंटेक्ट है, हमें लगता है अशोक लीलैंड यहाँ से अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 210 212 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 197 के आसपास। ठीक है, 197 का स्टॉप लॉस, 210 212 का टारगेट, और जब से 200 रुपए के पार निकला है अशोक लेलैंड, अब वहां पर एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश भी हो रही है। उसके नीचे नहीं गया है शेयर ये, और लगातार उसी रेंज में रहा है, और अब इस रेंज से ऊपर बढ़ने के लिए तैयार है। 210 212 के टारगेट है, 197 रुपए का स्टॉप लॉस। दूसरा शेयर JSW स्टील, और तीसरा है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर का, जहां पर हम पिछले 1 से 1.5 घंटे में ही, क्योंकि दिन का ज्यादातर हिस्सा लालचान बिताया है, उसके बाद एक रिकवरी आई शेयर में, और अब ये दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है। तो 3 शेयर राजेश जी की तरफ से आपके लिए, तीनों के तीनों खरीदारी के सौदे। ध्वनि, आप बताइए आपके शेयर कौन से हैं, आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से यहाँ पे बाय ट्रेड्स रहेंगे। सबसे पहला स्टॉक जो मुझे पसंद आता है वो है अपोलो हॉस्पिटल का। अपोलो हॉस्पिटल का अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो नीचे 5700 5750 के पास स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन करी है, और वहां से हमें ऊपर की तरफ के अपमूव्स देखने को मिल रही है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में यहाँ पे अगर हम देखें तो 30 मिनट्स पे, डेलीज पे और वीकलीज पे स्टॉक ने यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाया हुआ है। तो करंट लेवल से आपको अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर बाय करना है। इसका जो टारगेट यहाँ पे ऊपर की तरफ रहेगा तो आपको 5985 का टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 5815 का लेके चलना है। दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है वो जुबिलेंट फूड का है। जुबिलेंट फूड के अंदर भी आज हमें जो बाइंग एक्शन है वो ऑन द पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम्स का भी इंक्रीमेंट इसके अंदर काफी अच्छा है, तो करंट लेवल से आप जुबिलेंट फूड को भी बाय करें। इसका टारगेट जो है वो मैं यहाँ पे रिवाइज करना चाहूंगी, 500 का टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करके यहाँ पे 465 पे लेके जाएंगे। तो 465 के स्टॉप लॉस के साथ आप जुबिलेंट फूड को भी बाय कीजिए। और तीसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो है LT का। LT का यहाँ पे डेली चार्ट स्ट्रक्चर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्टॉक ने पहले ही एक गैप अप दिया था, उसी के पास हमने 2 बार देखा है कि हमें एक सपोर्ट लेवल वहां पे बनता हुआ दिखा है। और जो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे नोट वर्दी है कि 200 पीरियड की एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास भी स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो सपोर्ट यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है नीचे 3250 के रेट के पास। तो करंट लेवल से आप LT में भी बाय कीजिए। टारगेट 3485 और 3535 का रहेगा, और स्टॉप लॉस आपको 3300 का लेके चलना है। ठीक है, ये शेयर, 2 शेयर ध्वनि की तरफ से।
एलएनटी पर बुलिश व्यू 3,485 रुपये तक की टारगेट्स सुझा रही हैं ध्वनि, और अगला टारगेट होगा 3,535 रुपये का। बढ़िया है। आखिर में रुचि जी आपके पास आएंगे, इंडेक्स के व्यू तो आप इससे लिए थे, शेयर भी बता दीजिए सर लगे हाथ, कहाँ पर आपका कन्विक्शन है, क्या ट्रेड करना होगा? वैसे कि दो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। सबसे पहले तो अल्ट्राटेक सीमेंट में रिसेंटली हमने पिछले कुछ दिनों में करेक्शन देखा है, लेकिन अब वो शॉर्ट कवरिंग के नो साइंस स्टॉक में दिख रहे हैं। आप देखेंगे तो आज फ्यूचर सेगमेंट में थोड़े से ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हुए हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेगमेंट में देखेंगे तो 9,600, 9,700, 9,800, इवन 10,000 के जो कॉल राइटिंग की पोजीशंस है वो अनवाइंडिंग होते दिख रही है। तो जब कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस अनवाइंड करनी उन्होंने शुरुआत की है, फ्यूचर्स में भी हुआ है अनवाइंडिंग, और ऐसा क्लियर इंडिकेशंस है कि नो एक अच्छा मूव हम ये स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग मूव देख सकते हैं। और रिसेंटली रिजल्ट्स के बाद हायर लेवल से करेक्ट भी हुआ है, तो अब नो टेक्निकली भी एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। 9,600 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 9,850 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए। और मेरी सेकंड पिक रहेगी टेक महिंद्रा में से। सो आईटी आई थिंक एज अ एंटायर बास्केट एक पुलबैक मूव के लिए नो यहाँ पे काफी अच्छे लेवल्स पे है। जो पिछले पूरा करेक्शन मार्च महीने से लेके मार्च 2023 से रिसेंट हाई पे निफ्टी आईटी पे बना था, उसका एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट के आसपास निफ्टी आईटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। और काफी सारे स्टॉक्स है जिनमें या तो शॉर्ट फॉर्मेशंस है या स्टॉक्स अपने मिड टर्म सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। टेक महिंद्रा में भी रिसेंट एक कंसोलिडेशन हुआ है रिजल्ट्स के बाद, जो गैप अप हुई थी उसके बाद, और वो कंसोलिडेशन के सपोर्ट एंड पे है। सो मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा में भी 1248 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1330 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, विवेक सर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जरा कॉल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं जो मैं आपको सुबह से आज नोटिस करवा रहा हूं। आज सुबह चंदन तापड़िया से हमने वो सौदा पता किया था जिसका टारगेट अचीव हो रहा है। अभी सामने आपको दिखाता हूं मैं, वो है 22,000 की कॉल 16 मई वाली। आपको याद होगा आज सुबह हमने ट्रेड लिया था 165 रुपये की थी, जब चंदन जी ने कहा 120 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ, 320 रुपये का टारगेट लगाओ। आज इसका जो हाई बना वो 305 का बना है, अभी ये चल रहा है 265 270 के आसपास। तो जिसको भी अपने टारगेट अचीव किए हैं उन सबको बहुत बधाई। आप बाहर निकलना चाहे बाहर निकलिए, आपको कैरी फॉरवर्ड लेना है तो एक बार मैं एक्सपर्ट से पता कर लेता हूँ, जैसे आपको ठीक लगता हो। देखो बड़ा मुश्किल होता है ट्रेड ढूंढना, एक ट्रेड भी दिन में मिल जाए तो कई बार काम बन जाता है। इस पे हमारा हाई कन्विक्शन था और हमने आपको बैक टू बैक देख देख के 3-4 बार नोटिस कराया। मैंने 12 बजे के शो में भी आपको नोटिस कराया था, अगर आपको याद होगा तो। खैर एनी हाउ, मैं एक काम करता हूँ, ध्वनि पटेल से जरा आइडिया ले लेता हूँ इसके बारे में। ध्वनि, 22,000 हमको लगता है ना ही अभी जल्दी जल्दी टूटेगा और ना ही एज सच कोई प्रॉब्लम है। कल अगर गलती से हमको गैप मिल गया तो ये कॉल पता नहीं कहाँ पहुँच जाए, इसका पता ही नहीं है। ठीक है ना, तो आप मेरे को जरा ये बताइए कि आज का प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलने में समझदारी है या फिर इसको ले जाएं। हमारी कॉस्टिंग 180 रुपये की है या 150, 200 की मान लो, चलो हमारी कॉस्टिंग 200 रुपये की है, सबके खर्चे वर्चे भी मेरे बीच में डाल दिए। 200 रुपये की कॉस्ट है हमारी इसकी, अभी 275 चल रही है। डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम निफ्टी का ओवरऑल व्यू देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिविटी बनी हुई है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर ऊपर की तरफ में 22,300 के पास एक हर्डल फेस करेंगे हम इंडेक्स में। तो अभी इसके अंदर जो मुनाफा है उसको बांध लेना चाहिए। कल के सत्र में अगर हम 22,300 के ऊपर ओपन होते हैं तो फर्दर एक बुलिश एक्शन के साथ वापस से बाय के साइड की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, बट अभी के लिए यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बांध लें। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर आपको 60-70 पॉइंट का भी हो रहा है तो कम नहीं है। आजकल लॉट साइज थोड़े बदल गए हैं, निफ्टी के भी 25 के लॉट हो गए हैं, अब पहले 50 का लॉट होता था। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो, 2, 4, 5 जितने भी लॉट आपने लिए अपनी वर्थ के हिसाब से आप चाहें तो बुक भी कर सकते हैं। ध्वनि पटेल का ऐसा मानना है। ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट टारगेट 320 के थे, 305 का हाई बना हुआ है। अगर आपने बिड लगा रखे तो शायद 300 के आसपास कट भी गए होंगे जिन्होंने 300 के आसपास के टारगेट डाले हैं। जरा दिखाइए अडानी ग्रुप के शेयर्स। 10-11 बजे के बाद से एकदम से मोमेंटम आया। अडानी एंटरप्राइजेस, पावर सॉल्यूशन, AWL, ज़्यादातर शेयर आपको तेज़ दिखेंगे और सबकी परसेंटेज अमूमन 2% से लेके 6-7% तक भी है। विवेक कारवा हमारे साथ बन गए हैं। विवेक सर, चौथे चरण की वोटिंग में वोट परसेंटेज तो बढ़ा है ना, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि इंडिया विक्स ज़्यादा टूटा नहीं है। यही इंडिया विक्स की वजह से भी शायद हो सकता है FIs नहीं आ रहे, और मेरे को लगता नहीं है कि FIs जल्दी जल्दी आएंगे भी जब तक चुनाव का वर्डिक्ट नहीं आ जाता।
तो 10-15 दिनों की और तपस्या कर लेंगे जरा एफआईज के नाम की, वो भी ठीक। आप मेरे को ये बताइए, जो पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, मैं किसी पार्टी की तरफ कनेक्शन नहीं कर रहा, बट पॉलिटिकली सेंसिटिव है, आप भी जानते हैं, है ना, तो अडानी ग्रुप के शेयर्स में क्या करना चाहिए? तो पहली चीज तो देखिए, अब आपने स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा बोला और फिर अडानी ग्रुप नाम ले लिया आपने। तो देखिए यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, अब वो सही है गलत है मैं नहीं मानता हूँ सही है, लेकिन वो बोल रहे थे कि जो जो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं उनका नाम ले लेके अडानी अंबानी, अब वो लोग चुप क्यों है। तो देखिए बाजार, एक तो चीज है कि पूरा बाजार पॉलिटिकली लिंक्ड होता है डेफिनेटली, क्योंकि जो स्कीम्स है, जो तौर तरीका होता है सरकार का चलने का, वहां पे अगर आप कोई भी तरह का अगर फिजिकल डेफिसिट वगैरह क्रिएट करते हो तो ये पूरे बाजार के लिए नेगेटिव होता है जनरली। तो पूरा का पूरा बाजार पॉलिटिकली सेंसिटिव हमेशा रहता है, इसके लिए यही प्रॉब्लम हमें मतलब एनालिस्ट के साथ भी होती है कि आप अगर बाजार के बारे में बात कर रहे हो तो आपको मतलब आप पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर सकते, आपको पॉलिटिक्स भी बात करनी पड़ती है। तो पहली चीज तो ये हुई। हाँ, अब ये है कि 19 दिन और है और आई थिंक आपको वेट कर लेना चाहिए उसके बदले, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा नेगेटिव कोई ये रुझान आने वाले हैं बाहर, पहली चीज। और दूसरी चीज, चाहे कोई भी सरकार आओ, देखिए कुछ कुछ नीतियों के सिवा मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या कांग्रेस बहुत अलग कर पाएगी। जब इकोनॉमिक फ्रंट में आता है तो कांग्रेस जो आज बीजेपी कर रही है वो ही करेगी, अगर वो लोग आते हैं तो मैं बहुत मतलब इतना स्लो इसके लिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा पॉलिटिकल नहीं हो जाए, इसके लिए ध्यान से बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी पार्टी आ जाओ, कोई भी सरकार बने, मुझे नहीं लगता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको डिस्ट्रॉय करने का कोई भी कोशिश करेंगे, तो डरने की कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कुल मिला के आपकी बात समझ गया। आप ये कह रहे हैं पॉलिटिकल रीशफलिंग हो या ना हो, बाजार अपनी शायद रिदम के साथ चल सकता है, एक फेज़ होगा उतार चढ़ाव का, वो कंप्लीट करेगा और फिर से शायद जर्नी इसकी अपवर्ड हो सकती है। मोटा मोटी मैं यही समझ पा रहा हूँ सर। अब मैं एक काम करता हूँ, अपने सहयोगी शरद दुबे को साथ अपने साथ जोड़ लेता हूँ। एक अहम खबर उनके पास है कि हल्दीराम बिक सकता है। असल में ईटीना स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ब्लैकस्टोन और उसकी पार्टनर कंपनी ने हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदने को लेकर इच्छा जताई है। डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी शरद दुबे मेरे से जुड़ रहे हैं। पहले खबर समझ लेते हैं, फिर मैं जरा बैंक निफ्टी के बारे में भी पता करूंगा, वो पढ़ूंगा राजेश सर से। पहले जरा शरद आप बताइए हल्दीराम वाली डिटेल्स। जी बिल्कुल, ये एक बहुत गर्व की बात है कि एक भारत की ब्रांड हल्दीराम जो है पी के इन्वेस्टर्स के जो है नज़र में आ गया है और यहाँ पे जो है बिक सकती है हल्दीराम। ब्लैकस्टोन उनके जो पार्टनर कंपनियां वहाँ पे वो हिस्सेदारी खरीदने की जो है उन्होंने इच्छा जताई है। लगभग 74 to 76% स्टेक की एक्विजिशन की जो है बात हो सकती है, ये सूत्रों से पता चल रहा है। और जो डील वैल्यू आ रही है वो जो है लगभग 8 से लेकर $8.5 बिलियन, यानी कि 66,000 टू ऑलमोस्ट 70,500 करोड़ का ये आंकड़ा वैल्यूएशन देखने मिल सकता है। वैल्यूएशन के अलावा वित्त साल 2024 के अगर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे जो है लगभग 14,500 करोड़ का कारोबार देखने मिल सकता है। और वही अगर कामकाजी मुनाफा की बात करें तो वो भी जो है दिग्गज नंबर है, 2,300 से लेकर 2,500 करोड़ तक देखने मिल सकता है। लेकिन ईटी के सूत्रों के हिसाब से ब्लैकस्टोन, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सिंगापुर का जीआईसी, इन सब ने जो है अपने एक नॉन बाइंडिंग ऑफर दिया है, जहाँ पे वो कंपनी के जो स्नैक्स और आप कह सकते हैं कि कारोबार है ऑफर, उसका एक बाइंडिंग ऑफर दिया है। इसमें जो याद रखिए 2 बिजनेसेस आएंगे, एक आएगा दिल्ली का, दूसरा आएगा नागपुर का। इन दोनों बिजनेसेस को जोड़ के जो है उन्होंने ऑफर दिया है। 87 ईयर्स ओल्ड का ये पूरा इंस्टीट्यूशन है और याद रखिए अगर ये डील होता है तो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी डील होगा। अब याद रखिए जो 1800 करोड़ का इनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो इस डील में शामिल नहीं है। कुछ और डिटेल्स बताता हूँ कि इस हल्दीराम के ब्रांड में कितना है बड़ा दम। सबसे पहले भारत का ये सबसे बड़ा स्नैक्स और कन्वीनियंस फूड ब्रांड है। 500 से ज़्यादा इनके आइटम्स हैं जो इनके पूरे जो पकवान को लेके जो है पूरे प्रोडक्ट सूट के बारे में मैं कहूँगा। 100 देशों से ज़्यादा इनके फ्रेंचाइजी सेंटर्स हैं। वही अगर बात करें यूएस, यूके, जापान देशों में, यहाँ पे जो है कारोबार में भी जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। अगर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो नमकीन, भुजिया, मिठाई, बिस्किट और प्रीमिक्सेस जैसे पास्ता जैसे प्रोडक्ट्स जो है फोकस में रहेंगे। और इम्पॉर्टेंटली ये भी बता दूं कि जो नागपुर और
दिल्ली के दोनों बिजनेसेस हैं उनको अगले 3 से 4 महीने में मर्जर आ सकती है। अब ये स्ट्रक्चर क्या रहेगा ये इंपॉर्टेंट है। और हल्दीराम परिवार का जो कारोबार है, एक साइड आपका रहेगा दिल्ली का परिवार, एक साइड रहेगा नागपुर का परिवार। दोनों ही कंपनीज़ को जो है एक टाइप से मर्ज किया जाएगा। 55% स्टेक रहेगा दिल्ली के परिवार को और जो 45% बचा है वो रहेगा नागपुर के परिवार को। वही मर्जर के बाद जो है यहाँ बिकवाली होगी। लेकिन याद रखिए जो पूर्वी भारत की हल्दीराम की ब्रांड है वो इस डील में शामिल नहीं है। तो हमने तो ये पूरी इतिहास बता दी हल्दीराम की, लेकिन इनके कोई लिस्टेड प्लेयर्स होते हैं जो एथनिक स्नैक्स बोलते हैं। तो हमने एक रेशियो निकाला है, मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो, कैसे जो है इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। तो ऑफकोर्स बीका जी फोकस में रहेगा। यहाँ पे हायर साइड में वैल्यूएशन का है, ऑलमोस्ट 5.7 टाइम्स का। वही अगर हम बात करें प्रताप स्नैक्स का या गोपाल स्नैक्स का तो वो थोड़ी कम लेवल्स पे है, वो रेंज करते हैं लगभग 1.3 से लेके 3 टाइम्स तक। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से सारी डिटेल्स आपने बड़ी पढ़ाई लिखाई करके दी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारी आपके काम आएगी। फिलहाल तो एक खबर थी जो सोर्स बेस्ड हमारे पास हाथ लगी है, आगे चल के ये तब्दील भी हो सकती है इस तरह की डील साइज़ के अंदर। ठीक, दो आपको पता ही है नमकीन जिनकी अलग अलग नागपुर और दिल्ली डिवीजन्स हैं। अगर आप मुंबई के कभी एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहाँ पे हल्दीराम के पैकेट्स के ऊपर नागपुर लिखा मिलेगा। दिल्ली में आएंगे तो खैर दिल्ली तो होता ही अपना है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बैंक निफ्टी 47,800 के ऊपर स्पॉट, 48,000 के ऊपर फ्यूचर्स अभी भी बरकरार हैं। छोटे से ब्रेक के बाद बैंक निफ्टी का एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रखेंगे। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। 137 पॉइंट बढ़कर इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है, जो कि 22,250 के आसपास है। यानी कि क्लियर हमने 50 दिन के एवरेज का रीगेन करने का काम किया है। यहीं क्लोज हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा पॉइंट है इंडिया विक्स थोड़ा नीचे है। तीसरा पॉइंट है बैंक निफ्टी का स्पॉट के हिसाब से 47,800 पे आगे है। ये 200 पॉइंट का बड़ा इंपॉर्टेंट कुशन है। ये अगर पार कर लिए तो ऑप्शंस को पर लग सकते हैं, क्योंकि कन्विक्शन लेवल हाई हो जाएगा। राजेश सर, एक चीज़ बताइए ज़रा, फ्यूचर हमारे हायर प्रीमियम की वजह से 48,000 के ऊपर चल रहे हैं, स्पॉट अभी 48,000 के नीचे है, विक्स थोड़ा टूटा हुआ है। क्या मैं एक ऑप्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं? वो ऑप्शंस मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूं। वो है 48,000 की कॉल। मेरा मानना है कि 48,000 आ जाएगा, वहाँ पे पुट्स जो मंदी वाले हैं वो ट्रैप होंगे और बहुत जल्दी कॉल भागेगी, क्योंकि दिन नहीं है ना सर, कल एक्सपायरी है, आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख है। तो जरा ये मैंने सामने डाल दिया सर, 129 रुपये की है, देख लो सर। कैलकुलेटेड रिस्क अगर कहीं बनता हो तो हमको जरा बता दीजिए। व्यू बुलिश है बैंक निफ्टी पे अभी। जिस तरीके से हम 47,600 47,700 के ऊपर अब ट्रेड कर तो स्पॉट लेवल पे, तो हमें लगता है कि यहाँ से एक अटेम्प्ट जरूर होगा टुवर्ड्स एक्सपायरी। 48,000 के जो मेजर कॉल राइटर्स है उनको एक बार चैलेंज जरूर करते हुए दिखेगा मार्केट, क्योंकि अगर हम देखें तो 47,900 48,000 दोनों ही स्ट्राइक पे काफी कॉल राइटर्स की पोजीशंस इंटैक्ट है। जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में मोमेंटम बना है और बैंकिंग स्टॉक्स में भी एक अच्छी रिकवरी लोअर साइड से बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है यस यहाँ से 47,900 इवन 48,000 का भी कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। हमें लगता है कि यहाँ से एक्सपायरी के चलते एक अटेम्प्ट जरूर 48,000 की तरफ होते हुए दिखेगा। इस ऑप्शन के टारगेट जो रख सकते हैं वो 48,000 का अगर आप बाय कर रहे हैं तो इसके टारगेट रखने होंगे करीब 170 रुपए की तरफ, 170 180 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 90 रुपीस के आसपास। 40,000 की निफ्टी बैंक की कॉल में आपके लिए रणनीति, लेकिन एक और रणनीति लेकर आते हैं, वो भी ऑप्शंस की, ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह। रवि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करें अभी ऑप्शंस के जरिए? देखिए, सब तरफ तो धूम दिखाई दे रही है, सभी अच्छे चल रहे हैं। ऐसे में पीएफसी के का ऑप्शन यहाँ पर 420 का कॉल, जो कि 19 रुपए था, लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ा है, 19 रुपए 50 पैसे है, लेकिन करंट लेवल पर लिया जा सकता है, क्योंकि ये
अप साइड में एक बार 28 रुपए तक का टारगेट हिट करा सकता है और टाइम भी है, एक्सपायरी में भी काफी टाइम है। तो 16 रुपए के स्टॉप लॉस से पीएफसी का 420 का कॉल यहाँ पर बाय कर लें। मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो होगा 34,000 का, 34,875 का, और मैक्सिमम लॉस देखते हैं तो वो है 11,600 का। तो लगभग जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफी बेटर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल पर एक बार ये पोजीशन लेनी चाहिए। पीएफसी की 420 वाली कॉल खरीदनी है 19 रुपए के भाव पर, 421 रुपए का भाव फिलहाल है कैश में इसका, लेकिन 19 पर आपको मिलेगी ये कॉल। लक्ष्य 28 रुपए का, स्टॉप लॉस 16 रुपए का, अधिकतम नुकसान 11,625 रुपए का और अधिकतम मुनाफा 34,875। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अट्रैक्टिव है, 1:3 का है, तो आपके लिए बेहतरीन रणनीति पीएफसी के शेयर में। पीएफसी हम देख रहे थे कि 2-3 सत्र से ये रेंज में था, लेकिन आज इसमें थोड़ी सी तेजी बनने की कोशिश हो रही है और आज पावर स्टॉक्स में भी तमाम आपको मौके दिखेंगे तेजी वाले, लेकिन ये रिस्क डिस्क्लोजर जरूर ध्यान में रखिए। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और नुकसान होता है क्योंकि वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपये के आसपास का। लेकिन चलिए अब ये समझ लेते हैं कि 3 बजे तक बाजार का एक्शन क्या हुआ है, कहां पर तेजी है, कहां पर मंदी है, खबरों वाले शेयर या फिर रिजल्ट वाले शेयर, लेकर आएंगे 3 का बाजार। कुछ नंबर्स के शेयर से तो सबसे पहले बात करते हैं पीवीआर आइनॉक्स की, क्योंकि उसमें अगर नंबर्स की बात करें तो कहीं पे मुनाफा जो है वो घटकर 129 करोड़ का हुआ है, और इसी के अलावा अगर हम एबिडा मार्जिन्स की बात करें तो उसमें भी कहीं पे हमें गिरावट देखने को मिली है। अभी ये जो एबिडा मार्जिन्स है वो 90 बिप्स से गिरे हैं इस क्वार्टर में, और इसी के चलते हुए इसमें इस शेयर में हमें एक मंदी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं BASF इंडिया की, क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। स्टैंडअलोन मुनाफा जो है वो 15% से बढ़ा है, एबिडा भी 15% से बढ़ा है। उसके अलावा अगर हम एबिडा मार्जिन्स की बात करें तो वो भी बढ़कर 7.3% के हुए हैं, और इसी के चलते हुए हमने देखा कि एक तेज़ी देखने को मिली थी इस शेयर में भी। अगली बात करते हैं अपार इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें तो मुनाफा जो है कंसोलिडेटेड वो बढ़कर 2.7% से बढ़ा है इस क्वार्टर में। एबिडा की अगर बात करें तो एबिडा मार्जिन जो है उसमें भी एक अच्छा सुधार हमें देखने को मिला है, 10.4%, सॉरी गिरावट देखने को मिली है, 10.4% से गिरकर 9.5% हुआ है। तो ये है अपार इंडस्ट्रीज़ के नंबर। अगली बात करते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स की, क्योंकि अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड आय की तो वो कहीं पे घट चुकी है, 1292 करोड़ से घटकर 1188 करोड़ पे चली गई है। एबिडा मार्जिन्स की बात करें तो उसमें भी काफ़ी एक गिरावट देखने को मिली है, 7.3% जो थे पिछले साल उसी को अभी घटकर वो हो गए 4.2%। इसी के साथ साथ हालांकि कंपनी ने 3 रुपीज़ का एक डिविडेंड तो शेयर दिया है शेयर होल्डर्स के लिए, बट एक मंदी हमें इस शेयर में देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं कुछ खबरों की, क्योंकि सबसे पहले इसमें आता है HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक ने अभी फिलहाल में ही एक नया डिजिटल क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। इस प्रोडक्ट का नाम रहेगा पिक्सल पे, और इसी के चलते हुए एक अच्छा ट्रैक्शन HDFC बैंक की तरफ से हमें देखने को मिल सकता है इस प्रोडक्ट में। और आखिर में बात करते हैं जिंदल स्टेनलेस की, क्योंकि इस कंपनी ने अभी ऐसे खबर आ रही है कि कंपनी जो है वो इंडिया की जो वंदे मेट्रो ट्रेन जो है उसके लिए स्टेनलेस स्टील जो है, हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील वो प्रोवाइड करने वाला है। और इसी के चलते अगर हम शेयर में भी देखें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी, 4% से भी ज़्यादा ऊपर है ये शेयर। तो खबरों के दम पे और नंबर्स के दम पे ये सब जो स्टॉक रहेंगे वो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन इन सब स्टॉक्स में हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स जो फोकस में हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाले शेयर तो चल ही रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड में तेज़ी है, भारत डायनेमिक्स में तेज़ी है। इसके अलावा अगर आप और भी डिफेंस स्टॉक्स देखेंगे, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, तो वहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। नतीजों के दम पर आरती फार्मा चल रहा है करीब करीब, अब ये सर्किट पे लॉक हो गया है 20% का। एलम्बिक लिमिटेड के नतीजे आए थे, 16-17% ये शेयर ऊपर है। केमिकल स्टॉक है BASF में 13% का उछाल आज हम देख रहे हैं, और इसके अलावा भी बाकी कई सारी सरकारी कंपनीज हैं, वहाँ पर आज आपको तेज़ी दिखेगी, जैसे कि MTNL हो गया, रेलटेल हो गया रेलवे में। एक व्यू आपसे चाहेंगे राजेश जी इस पर, EIL पर, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अच्छी तेज़ी है, 250 रुपये के आसपास का इसका भाव हो गया है। EIL क्या और चलेगा, क्या संकेत दे रहा है सर ये?
तो देखिए स्टॉक तो बुलिश ही है, सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। जिस तरीके से मंथली चार्ट बने हैं स्टॉक में, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के स्टॉक ने एक अपना मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर किया है। हमें लगता है जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए, यस बने रहना चाहिए। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में वीकली चार्ट पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे अपसाइड हमें लगता है 265 270 की तरफ पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। जिनके पास भी पोजीशन बने रहे करंट लेवल पे छोटी मोटी डिप में ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 235 के आसपास। इंजीनियर्स इंडिया को होल्ड करने की सलाह है, लेकिन एक बार ये समझ लेते हैं कि डीलिंग रूम में चर्चाएं क्या चल रही हैं, किन शेयरों को लेकर खबरें गर्म हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं खास सेगमेंट और ये खास शेयर लेकर। जी बिल्कुल, खबर गर्म है। मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि 18 अप्रैल को हमारे इसी सेगमेंट में मैंने जो है आरती फार्मा लैब्स आपके लिए लाया था, जहां पे हमने बताया था कि जो उनकी सीडीएमओ बिजनेस है, जहां पे कैफ़ीन का सेगमेंट आता है, वहां पे बहुत अच्छी डिमांड इंक्वायरीज आ रही है समर के कारण। जो कैफ़ीन समर के कोल्ड ड्रिंक्स में लगता है, एंड ऑफकोर्स मार्च के क्वार्टर के नंबर्स में भी उसमें बेनिफिट आया है। और आज जो देख रहे हैं कि स्टॉक में बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है आरती फार्मा लैब्स में। तो हमने ये जो है खबर गर्म है सेगमेंट को 18 अप्रैल को बताया था। आज का जो स्टॉक रहने वाला है फोकस में, वो रहेगा जी शिपिंग। लगातार दूसरे दिन जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बाइंग देखने मिल रही है, और आज खुद 20 लाख शेयर यानी कि 1.4 इक्विटी % स्टेक जो एक्सचेंज हैंड्स हुई है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में जो है याद रखिएगा गिसालो मास्टर फंड ने जो है अक्वायर किया था 20 लाख शेयर, तो सेलर नालंदा थे। इंपॉर्टेंटली जो DIs ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में इंक्लूड करते हैं HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड। और जो दो अहम ट्रिगर आ रहे हैं कंपनी के सामने, वो आ रहे हैं कि गाइडेंस Q4 अर्निंग्स के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, और 2 बड़े टैंकर्स की जो है डिलीवरी जो है इस क्वार्टर में वो करने वाले हैं। इसके अलावा बाकी शिपिंग स्टॉक्स में भी HNI बाइंग देखने मिल रही है, डीलर्स का कहना है। उसके 2 अहम रीज़न है, ग्लोबल टैंकर रेट्स अभी भी हाई हैं, रेड सी क्राइसिस का इम्पैक्ट है, और जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स होती है जिसे हम ट्रैक करते हैं ग्लोबल रेट्स, वो भी मार्च के लो से अभी 30% तक बढ़ चुका है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो जी शिपिंग अच्छी तेजी हो, और लगातार दूसरे सत्र में DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की इसमें खरीदारी हो रही है। 20 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं। इसके अलावा बाकी जो जानकारियां हैं ये सारे डीलिंग रूम में चर्चा के आधार पर आपके सामने हम लेकर आते हैं खबर घर में इस खास सेगमेंट में। जी शिपिंग हालांकि आज दिन के दौरान काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है। 1050 रुपये के आसपास का भाव है जी शिपिंग का। एक छोटे से विराम के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद बजिंग स्टॉक्स पर, आपके मुनाफे वाले शेयरों पर चर्चा जारी रहेगी। आप कहीं जाएगा नहीं। करीब करीब 120 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी काम कर रहा है 5x2 पे, यानी कि 22,222 के लेवल पे। और अगर आप बैंक निफ्टी चेक करेंगे तो 47,800 के ऊपर है। ये जब तक 47,800 के ऊपर रहेगा ना, एक मार्केट का मोमेंटम ड्यू है जो बैंक निफ्टी में आना ज़रूरी है। एक बार जरा एक्सिस बैंक और ICICI और दिखा दीजिए, आपको ना इस चार्ट को लगा के रखना, और सब आपके फेवर में, सब कुछ ठीक है इस समय, सब कुछ जैसे ना प्लान्ड है। बस ये 2 शेयर हैं जो इस समय आपको आगे आने नहीं दे रहे, अपनी वेटेज की प्रॉब्लम की वजह से। इनकी भी अपनी कोई निजी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वेटेज की प्रॉब्लम है। ये थोड़ा भी गिर रहा है, अब देखो कितना गिरा ICICI बैंक, आधा % पॉइंट्स में 35 पॉइंट खा गया। ये दिखाओ एक बार जरा एक्सिस बैंक, मैं आपको उसके पॉइंट्स भी बता देता हूँ। मेरे पास मैंने पॉइंट्स कैलकुलेशन डाला हुआ है इसके अंदर। एक्सिस बैंक का नहीं 75 पॉइंट है इनफैक्ट ICICI बैंक के, और 40 पॉइंट है एक्सिस बैंक के। दोनों ने मिलकर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी को खाया हुआ है। तो इन दोनों बैंकों की वजह से आज थोड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं बार बार थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ एक्सचेंज से कि आप वेटेज का कुछ करो बॉस, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है सिस्टम में। खैर एनी हाउ, आशीष के पास चलते हैं, क्योंकि डिफेंस शेयर जो आज चल रहे हैं, खासकर कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयर जो 10% ऊपर है, इसके पीछे की वजह क्या है ये बता रही है। फिर विवेक सर से जरा करेंगे बातचीत। जी हाँ, डिफेंस स्टॉक्स में आज काफ़ी एक्शन है। सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं, करीब 11% का उछाल इस स्टॉक में दिखाई दिया है। इसके अलावा कुछ बाकी डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो मैसगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में भी 8 से 10% की तेज़ी दिखाई दे रही है। सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं तो कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। यूरोपियन क्लाइंट से करीब 500 से 1000 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, जिसके चलते स्टॉक में करीब 11%
11% का उछाल दिखाई दिया है। पिछले एक साल में देखें तो करीब 400% की मजबूती दिखाई दी है कोचिन शिपयार्ड्स पर। याद रखें, ये पहला इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं है। इस साल में ही अप्रैल के महीने में कंपनी को यूएस नेवी से कुछ नए ऑर्डर्स मिले थे और अब यूरोप के कुछ क्लाइंट से भी नए ऑर्डर्स मिले हैं। इस वेसल की बात करते हैं, जो नए ऑर्डर्स मिलते हैं उसकी क्या खासियत है उसकी भी बातचीत कर लेते हैं। तो इससे एनर्जी कंजम्पशन कम होगा, एकदम एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये नए वेसल्स होंगे और इसी के चलते क्योंकि ये सस्टेनेबल है, यूरोप से डिमांड काफ़ी अच्छी है इन वेसल्स की। कोचिन शिपयार्ड के शेयर की बात करें तो आज 10 से 11% का उछाल है। पिछले एक महीने में 25% बढ़ा है ये स्टॉक। 6 महीने में 140% की तेज़ी दिखाई दी है। हमने कोचिन शिपयार्ड की तो बात कर ली, लेकिन कुछ और डिफेंस काउंटर्स की भी बात कर लेते हैं और क्या ट्रिगर्स है डिफेंस काउंटर्स के लिए। ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कमेंट्री जो मैनेजमेंट की आ रही है डोमेस्टिक ऑर्डर्स को लेकर, इंटरनेशनल ऑर्डर्स को लेकर, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रॉफिट आउटलुक भी इन कंपनीज़ के लिए इम्प्रूव होता हुआ नज़र आया और जैसे मैंने बताया ऑर्डर बुक पोजीशन और कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हाँ, काफ़ी एक्शन है। कोचिन शिपयार्ड को नए ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन ऑल इन ऑल डिफेंस काउंटर्स में कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स है जिसके चलते ये एक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। विवेक सर, एक रटाया क्वेश्चन है, मैं नहीं आपके शायद क्लाइंट्स भी पूछते होंगे, जो आपसे टकराता होगा वो यही बात पूछता होगा कि एक डिफेंस का शेयर बता दीजिए जो सस्ता हो, अच्छा हो, जिसकी वैल्यूएशन अच्छी हो। सर ये रटाया सवाल है, फिर से पूछ रहा हूँ। देखिए डिम्पी जी, एक बार नई सरकार बन जाए ना, और मुझे लगता है कि डिफेंस जिस हिसाब से अभी चल रहा है वैसे ही उसका ऑर्डर बुक और स्ट्रॉन्ग चलते रहेगा। जनरली हम लोग जब डिफेंस की बात करते हैं तो हम लोग HAL वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्टॉक है वो काफी चला है अभी रिसेंट पास्ट में, फिर भी आपको इसकी और बहुत गौर करके देखना चाहिए। ये है भारत फोर्ज। अब भारत फोर्ज अभी रिसेंटली मतलब 1250 के लेवल से दौड़ के अभी 1450 पे चल रहा है। मुझे लगता है कि ये 2000 रुपए का स्टॉक होना चाहिए एज एंड व्हेन नई सरकार बनता है, और शॉर्ट टर्म टारगेट भी यहाँ से कम 100 रुपए से लेके 110 रुपए का इसका टारगेट होना चाहिए। तो 1550 1560 का टारगेट मेरा शॉर्ट टर्म का भी है। अब जैसे मैंने कहा 15 दिन और है, एक बार अगर यही सरकार रिपीट होती है और जो आत्मनिर्भर बनने की बात हो रही है भारत की डिफेंस के फ्रंट पे, क्योंकि हम लोग दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो ये कंपनी मतलब धीरे धीरे इतनी डिफेंस में आज के दिन पेनिट्रेट कर चुकी है कि इनका ऑर्डर बुक साइज एकदम फुल है और अगले 3-5 साल में ये एक मल्टी बैगर भी बन सकता है। तो आप भारत फोर्ज लीजिए। ऐसे डिस्क्लोजर डायरेक्टली तो होल्डिंग नहीं है, लेकिन हाँ उसका एक होल्डिंग कंपनी मेरे पास है, तो भारत फोर्ज में इनडायरेक्ट होल्डिंग है मेरा। ठीक है डन सर, कोई बात नहीं, कोई आप अच्छा डिस्क्लोजर भी दे दिया और भारत फोर्ज का नाम भी बता दिया, लेकिन फिर भी बड़ा पॉलिसी फ्रेमवर्क तो सरकार बनने के बाद ही लेना चाहिए। अगर आपको छुटपुट कोई सौदा लेना है तब उस तौर पर एक बात अलग है, नहीं तो पढ़ के रख लो, तब की तब देखी जाएगी। हो सकता है थोड़ा महंगा मिल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, इससे शेयर तो अच्छा मिलेगा और इवेंट के पास ऑन होने के बाद तो मिलेगा। खैर आ जाते हैं कुछ और स्टॉक्स पे। आज मार्केट का मोमेंटम बढ़िया है। जरा ध्वनि पटेल से पता करते हैं इनमें क्या करना चाहिए। ध्वनि एक बार जरा चेक करना, मैंने कुछ एक लॉन्ग के शेयर्स। अच्छा एक और चीज़, एक बार लॉन्ग शॉर्ट रेशो भी दिखा दो स्क्रीन पर, जहाँ पर F&O के शेयर्स आते हैं एडवांस और डिक्लाइन वाले, वहाँ पर आज कवरिंग और लॉन्ग्स के मिला के रेशो काफ़ी अच्छी है। सुबह ये कांटे की टक्कर चल रही थी, आपको ध्यान है मैंने 90 शेयर आपको दिखाए थे, थोड़ा सा टिल्ट हुआ 123 शेयरों का और ये ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है। 1:2 चाहिए होते मेंटेन रखने के लिए जो है अभी भी, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद थोड़ा बहुत और तेज़ी मार्केट के अंदर जो है वो आ जाए। जो मेरे पास लिस्ट में है मैं उसमें से एक शेयर पता करना चाहता हूँ, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, 4% ऊपर है। ध्वनि जरा चेक करना, BTST करें। जी बिल्कुल डिम्पल जी, और यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो इसका पॉजिटिव ही है और जिस हिसाब से आज की बढ़त इसके अंदर देखने को मिली है डेफिनेटली BTST बनता है। सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे बताऊंगी, जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो नीचे की तरफ में एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 4015 का। 4015 जब तक यहाँ पे ब्रेक नहीं करते हैं पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। ऊपर की तरफ के टारगेट्स यहाँ पर आप ओपन रख के चल सकते हैं क्योंकि स्टॉक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में है और मोमेंटम भी इसके अंदर काफी अच्छा बना हुआ है। एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं।
और रुचित जी आप बताइए, आपका BTST या फिर SCBT ट्रेड क्या है सर आज के लिए? BTST रहेगा। BTST में बायोकॉन में खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। तो टेक्निकली एक अप मूव के बाद कुछ कंसोलिडेशन देखा है पिछले एक डेढ़ हफ्ते में, जिसमें बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। सो ब्रेकआउट के वर्ज पर है वो फ्लैग पैटर्न के करंट लेवल्स पे 304 के नीचे स्टॉप लॉस करके खरीदारी करके जाए 321 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, बायोकॉन है रडार पर रुचित के। राजेश जी आपके शेयर कौन से हैं सर? तो पहला स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्टॉक में हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना वापस ऑल टाइम हाई की तरफ ये बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 238 242 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 227 के आसपास। दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो है इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम जिस तरीके से बना है स्टॉक, ये भी अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के पास ही ट्रेड कर रहा है। 4250 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें बहुत जल्द आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 4110 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है फेडरल बैंक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेडरल बैंक में 170 तक के। स्टॉप लॉस होगा 161 का। ठीक है, फेडरल बैंक, BEL और इंटरग्लोब एविएशन, ये 3 शेयर हैं राजेश जी की तरफ से। ध्वनि आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन इस बीच श्याम मेटालिक्स के नतीजे आ गए स्क्रीन पर। और नतीजे आप देखिए, आय 5.2% बढ़ी है और 3,606 करोड़ रुपए का आंकड़ा है आय का। शेयर है करीब 3.5% ऊपर, मुनाफे में 13.5% का ठीक ठाक उछाल है। 220 करोड़ रुपए का मुनाफा श्याम मेटालिक्स ने रिपोर्ट किया है। तो मुनाफे के फ्रंट पर नंबर बेहतर है, आय के फ्रंट पर भी ठीक ठाक है। मार्जिन वगैरह के भी आंकड़े आएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर थोड़ा सा और ऊपर गया है, 4.25% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। राजेश जी, श्याम मेटालिक्स, इस पर आप ही व्यू दे दीजिए, कैसी लगती है कंपनी आपको? 600 रुपए के भाव से आप क्या और तेजी देख रहे हैं? तो देखिए, ऑलरेडी स्टॉक में पिछले दिनों में हमने करेक्शन देखा। करेक्शन के बाद स्टॉक में वापस एक रिकवरी का ट्रेड देखने को मिला पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, जहां पे हम कह सकते हैं कि पूरा मेटल स्पेस में जो बाइंग इंटरेस्ट बना, सेम यहाँ पे भी एक मोमेंटम आते हुए दिखा। स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से 605-610 ये ट्रेजेक्टरी को अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होगा तो स्टॉक में 640 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। अभी जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है, हालांकि रिजल्ट की वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे 585 का स्टॉप लॉस। जब तक ये स्टॉप लॉस बना हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए। अपसाइड में 640 तक के मोमेंटम आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, श्याम मेटालिक्स को होल्ड करने की सलाह है। 610 रुपए को पार करके अगर टिका ये शेयर, 640 रुपए तक के भी टारगेट्स इसमें आते हुए दिखाई देंगे श्याम मेटालिक्स में। बढ़िया है। ध्वनि बताइए, आपके शेयर कौन से हैं? क्या BTST या फिर SCBT करेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से यहाँ पे BTST ही रहेगा। सबसे पहला स्टॉक जो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो है ओबेरॉय रियल्टी का। पिछले अगर आधे घंटे की यहाँ पे इंट्राडे कैंडल देख रहे हैं तो यहाँ पे बाइंग एक्शन जो है वो बनता हुआ दिख रहा है, और कंपेरेटिव वॉल्यूम्स का भी इंक्रीमेंट इसके अंदर देखने को मिल रहा है डे ऑन डे। करंट लेवल से आप इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर की तरफ 1580 से लेके 1600 तक के बनते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो आपको नीचे की तरफ में यहाँ पे 1490 का लेके चलना है। दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है तो वो यहाँ पे है अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी का स्टॉक। स्टॉक का अगर डेली चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हाल ही में हमने देखा कि स्टॉक ने यहाँ पे 850 के लेवल्स के बाद एक ब्रेकआउट दिया था, जिसके बाद हमने 1100 का लेवल टच किया था। रिसेंटली एक स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा था, बट आज का सत्र जो यहाँ पे है वो पॉजिटिव साइड पे क्लोज हो रहा है। ये मोमेंटम फर्दर अपसाइड बना रहेगा। ऊपर की तरफ का टारगेट जो इसका बनता है तो आपको 1000 यहाँ पे 1180 के टारगेट और 1200 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके रखना रहेगा नीचे की तरफ में, तो आप 1050 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, हमारा राजा ये भी पसंद है ध्वनि को, इस पर आपके लिए रणनीति। अच्छा, श्री सीमेंट के और अपोलो टायर के नतीजे कल आएंगे, अनुमान हमारे सामने हैं। श्री सीमेंट की बात करें तो आय में करीब 7% की बढ़त की उम्मीद है और मुनाफे में करीब 3% के आसपास की बढ़त की उम्मीद है। और एबिटा की बात करें, यानी कि कामकाजी मुनाफे की बात करें तो उसमें 7% की ग्रोथ हो सकती है
और अच्छी चीज़ ये होगी, सीमेंट कंपनीज कोशिश भी कर रही हैं लंबे समय से कि मार्जिन को बढ़ाया जाए ग्रोथ के साथ साथ। मार्जिन 18.7% से बढ़कर 22.8% होने की उम्मीद है, तो 4% का बढ़िया इंप्रूवमेंट मार्जिन के फ्रंट पर हमें देखने को मिल सकता है। श्री सीमेंट, रुचित आप जरा चेक करेंगे शेयर को, क्या नतीजों से पहले कोई ट्रेड बनता है, कोई ट्रेड लेना चाहिए या फिर छोड़ दें, नतीजे आ जाएं उसके बाद सोचेंगे? मेरे ख्याल से नतीजों के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। रिसेंटली स्टॉक ने ऑलरेडी 24,000 से लेके 26,000 2,000 पॉइंट की एक पुल बैक मूव दिखाई है और हिस्टोरिकली देखे तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टॉक ने 26,700 के आसपास एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस बनाया था। तो 26,700 का लेवल अगर कल सरपास होता है रिजल्ट्स के बाद का जो मूवमेंट रहेगा उसमें, तो ही कुछ आगे तेजी और एक्सटेंड हो पाएगी। अदरवाइज जो पुल बैक मूव था आई थिंक वो ऑलरेडी नीचे से आ चुका है। सो फ्रेश बाइंग के लिए अभी तो संकेत नहीं है। सो बेटर है कि रिजल्ट्स का देख के उसके बाद में डिसीजन ले। ठीक है, सपाट है, 26,000 रुपए के आसपास है, रिजल्ट आ जाए उसके बाद इसमें आप कोई ट्रेड बनाएगा। लेकिन इन नतीजों के अलावा बाजार की नज़र कल कहाँ पर रहेगी, कौन से इवेंट्स अहम होंगे, कौन से क्रूशियल होंगे, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी तृप्ति जुड़ गई हैं। तृप्ति, बताइए कल फोकस कहाँ पर होगा? जी, तो कल के लिए जिन क्यूज़ और इवेंट्स पर नज़र रहना चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की करें तो कल वहां रिटेल बिक्री और सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं। इसी के साथ चाइना में कल ब्याज दरों पर विचार होगा। अब बात भारतीय बाजारों की तो सोलारा एक्टिव में कल से राइट्स इशू खुलने जा रहा है और डायनामिक केबल्स में कल एक मीटिंग होगी जिसमें फंड जुटाने को लेकर विचार किया जाएगा। अब लॉक इन पीरियड जिन कंपनीज में खुलेगा उसमें एएसके ऑटोमेटिव में 65% शेयरों का कल से लॉक इन खुलेगा और इंटेरो हेल्थ केयर में 7% शेयरों का लॉक इन पीरियड कल से खुलने जा रहा है, जिसके चलते फोकस में रहेगा। अब बात कर लेते हैं आईपीओ की तो कल टीबीओ टेक की लिस्टिंग होगी। इसके साथ आधार हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग कल से होने जा रही है, जिसमें टीबीओ टेक का आईपीओ लगभग 87 गुना भरकर बंद हुआ था और आधार फाइनेंसिंग का आईपीओ लगभग 27 गुना भरकर बंद हुआ था। अब गो डिजिट के आईपीओ की बात करें तो कल से ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, जिसमें कंपनी ने प्राइस बैंड 258 से 272 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इसका इशू साइज करीब 26-15 करोड़ रुपए का तय किया गया है और इसमें फ्रेश इशू 1125 करोड़ रुपए का रहेगा। अब बात कर लेते हैं कल आने वाले नतीजों की तो चौथी तिमाही में कल डिक्सन टेक, ज्योति लेब्स, जिंदल स्टेनलेस, एलआईसी हाउसिंग, मैनकाइंड फार्मा और एनएलसी इंडिया जैसी कंपनियां कल अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। ठीक है, 3 मिनट रह गए कल आज मार्केट के बंद होने में और एक कल के कुछ अहम ट्रिगर यानी हफ्ते के भर के जो ट्रिगर्स हैं वो आपके सामने हमने रखे। अब जरा क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, कोई शेयर पूछेंगे नहीं, 3 मिनट रह गए सिर्फ। और निफ्टी के अंदर 22,200 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिल रही है। आज किसी तरह से लेवल से हम चूक रहे हैं, 250 मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, बट फिर भी 50 डे एवरेज के आसपास ही हम क्लोज कर रहे हैं। मैं एग्जैक्ट नंबर अभी आपको 50 डे एवरेज का बता दूंगा थोड़ी देर में कि इसका नंबर क्या है, क्योंकि मेरे पास अपडेट हो जाएगा अभी, तो मैं अभी आपको वो बता दूंगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप चेक करें तो 47,800 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है और फ्यूचर 48,000 के ऊपर है। तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में एक ड्यू है, आईसीआईसीआई और एक्सिस गलत दिन पर आज नीचे आ गए। आज अगर ये नीचे नहीं होते तो ट्रस्ट में आज निफ्टी से ज़रा बैंक निफ्टी की चर्चा कर रहे होते और कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी आज में 500 पॉइंट ऊपर भी हो सकता था, क्योंकि इसके जो मेजर कंपोनेंट है सब ठीक थे, सब कुछ बना हुआ थी, बट जो ये वेटेज वाले दोनों शेयर एक तरफा हो गए ना और इनमें कोई पुल बैक नहीं आया। आप देखो ना इंट्राडे के चार्ट, आपको खुद से पता लग जाएगा कि बैंक निफ्टी ने और शेयरों की बदौलत ही अपने आप को किसी तरह से 100 पॉइंट जोड़ा है। ये 47-48 का इंडेक्स है, कैसे अपने आप को चला रहा होगा आप खुद ही से अंदाज़ा लगाइए इसके अंदर ही। अच्छा, जो मैं जिस 50 दिन की एवरेज की मैं आपको बात कर रहा था वो 50 दिन की एवरेज है 22,296 296, तो वो अभी निफ्टी की नहीं आई है। ये डीएमए लेवल है, डेली मूविंग एवरेज जिसको हम कहते हैं, तो वो एवरेज 296 पे है, वो अभी तो हमको आज नहीं मिली है। तो डर बरकरार है। 20 पॉइंट का विक्स अभी भी है हमारे पास, कुछ ज़्यादा करेक्शन नहीं हुई है विक्स के अंदर परसेंटेज में, ना ही कन्विक्शन में। तो आप जो भी लें ट्रेड वो हल्के हाथ से ही करें ट्रेड, ज़रूरी नहीं है कि बहुत भर भर के आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत है। आज बड़े शेयरों में किसका योगदान सबसे ज़्यादा था, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का,
करीब 1% ये शेयर ऊपर जाके बंद हुआ है और इसने आज काफ़ी हेल्प की है मार्केट की। और मैं बोलूँगा कि आज रिलायंस ना होता तो शायद निफ्टी भी आपको थोड़ा जूझता हुआ नज़र आता। बिकॉज ऑफ रिलायंस आज निफ्टी ने अपना दमखम पूरी तरह से शो करने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स पे। बाजार के अंदर आज के जो टॉप काउंटर्स बने जिन्होंने अपना दम दिखाया वो था अडानी एंटरप्राइजेज, M&M, हीरो मोटोकॉर्प और ONGC, L&T। ये कुछ एक शेयर्स थे जो आप अपनी स्क्रीन पर भी इस समय देख पा रहे हैं। और जो लूजर्स काउंटर्स में सिप्ला, नेस्ले, TCS दिखेगा। प्लेट बदल लिए, निफ्टी लूजर्स आएगा और उसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर सिप्ला लिखा आएगा, फिर बाद में नेस्ले, फिर TCS। ये कुछ एक शेयर्स थे। 1800 शेयर आपको एडवांसेस के साथ बंद हुए हैं। भले आपने पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा गेन ना किया हो लेकिन फिर भी आपने गेन किया है आज कन्विक्शन में। आज सेकंड डे था जब बाजार अपने कन्विक्शन को हाई बनाए रखा, जबकि 20 का विक्स अभी भी खड़ा हुआ है। देखते हैं अभी और क्या होता है। आज नामांकन भी भरा गया देश के प्रधानमंत्री की तरफ में और अब बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं है। हम मिडल ऑफ दिस मई सीरीज़ आ चुके हैं। 30 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी दिखेगी। तो देखते हैं कल अगर ये दोनों शेयर एक्सेस और ICICI से उल्टे होकर तेज़ हो जाए और HDFC का साथ मिल जाए तो फिर हो सकता है कल डेरिवेटिव एक्सपायरी का आपको अलग ही मज़ा दिखेगा। आज जिन शेयरों ने साल का हाई लगाया वो M&M, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर। ये कुछ एक वो शेयर्स थे जिन्होंने साल का हाई टेस्ट किया है। छोटे मझोले शेयर्स की अगर आपको मैं कैटेगरी चेक कराऊं तो वहाँ पे आपको कोचिन शिपयार्ड, फिनोलेक्स पाइप, मज़गांव डॉक, रेलटेल, ये कुछ एक शेयर्स थे जिनका दिन अच्छा गया और जिनका दिन बुरा था वो था UPL, हिंदुस्तान जिंक, जोमेटो और साथ ही PI इंडिया। ये कुछ एक वो शेयर्स थे जिनका दिन अच्छा नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अच्छे से बातचीत हुई आपसे। राजेश सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। रुचित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। धनी पटेल, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल मार्केट ने सेकेंड डे पुल बैक तो दिखा दिया लेकिन उस पुल बैक के बीच में कुछ इफ्स और बट्स अभी भी बरकरार हैं। ये इफ्स और बट्स क्या कल डेरिवेटिव जो वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी के वो धो देगी या ये इफ्स और बट्स और गहरे हो जाएंगे, ये तो कल ही पता लगेगा। फिलहाल आज बाजार बंद हुआ है। कल तक की चिंता को छोड़िए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। नमस्कार।